इस प्रजातंत्र में अगर कोई प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि मैं दोबारा लाल किले से झंडे फहराऊंगा, इसका मतलब होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता खत्म हो गई। हमारे यहाँ जब प्रधानमंत्री इस तरह से बात बोलते हैं तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ हमारी सरकार की खेल हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब उनकी मानसिकता अभी भी कॉरपोरेट की तरफ है। वो चाहते हैं कि गरीब आदमी गरीबी रहे और धनी आदमी धनी बच जाए। वो एक आदमी को अपनी देश की सारी संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में हमारे देश की संपत्ति को बेच रहे हैं और वो भी बेच रहे हैं कम कीमत पर। उन्होंने कहा था 2014 में कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्यों नहीं दिया उन्होंने? महंगाई कम करेंगे, क्यों नहीं किया? 15 लाख रुपया देंगे, आपने 1 लाख रुपया भी नहीं दिया। तो ये आपकी सरकार का जो सोच है, हम समझते हैं कि गरीबों के लिए नहीं है और ऐसे सरकार को हमारे देश से जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादा जनता गरीब है। कि प्रजातंत्र, ईडी, सीबीआई, आईबी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये सारे चीज़ जो है हमारा प्रजातंत्र का आधार है। अगर सरकार इसको अपने हाथों में लेकर के पक्ष और विपक्ष के लिए यूज करती है, इसका मतलब कि प्रजातंत्र को इन्होंने खत्म कर दिया। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक परिदृश्य लगातार बदलते जा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की ओर आगे बढ़े हैं, तो वहीं पर एनडीए गठबंधन भी आगे बढ़ती ही जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इतने श्योर हैं कि अपने भाषण में ये भी कह देते हैं कि अगली बार भी यानी कि 2024 में भी हमारी ही सरकार आएगी। हमारे साथ लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जगदीश प्रसाद सर है। सर, बताइए कि प्रधानमंत्री कितने श्योर हैं कि 2024 में उनकी ही पार्टी आएगी? इस प्रजातंत्र में अगर कोई प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि मैं दोबारा लाल किले से झंडे फहराऊंगा, इसका मतलब होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता खत्म हो गई और पूरा इलेक्शन जो है हमारे प्रधानमंत्री के अनुसार चलेगा या बीजेपी के अनुसार चलेगा, ताकि वो दोबारा प्रधानमंत्री बन सके। क्योंकि इस तरह की बात प्रजातंत्र में आज अगर कोई कहता है तो इसका मतलब हमारे देश में प्रजातंत्र खत्म हो गया, राजतंत्र आ गया, या मतलब जो भी बोल सकते हैं आप। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ख़ास करके जो आवाज़ बार बार उठ रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, किसी को जब भी सारे देशों में, इवन जापान जहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खरीदते हैं, उसने भी इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सरकार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, अगर किसी के मन में शक आ जाए, इवन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जहाँ पर कहा गया कि मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन ये अगर जनता के मन में शक है तो शक के विषय पर ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटा दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑस्ट्रेलिया का बात है। तो हमारे यहाँ जब प्रधानमंत्री इस तरह से बात बोलते हैं तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ हमारी सरकार की खेल हो रही है। जी बिल्कुल। विधानसभा चुनाव की भी बात कर ली जाए तो 5 राज्यों में इस वक्त विधानसभा चुनाव हो रहा है और जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए गए हैं, वहां भी लगातार यही कहते नजर आए। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का जाना हुआ और वहां जाकर उन्होंने जो जितना अनाज मिल रहा है लोगों को फिर से 5 साल के लिए बढ़ा दिया। इसको किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं और सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि आपने जो कहा 5 साल तक हम अनाज बढ़ा देंगे, यानी 5 साल तक 83 करोड़ जो भिखमंगा हो गया, आपके सामने अब हाथ फैलाता है अनाज खाने के लिए। कितनी दुख की बात है कि आप हमारे गरीब को गरीब ही रखना चाहते हैं। हम इस नज़र से देखते हैं, अगर आपके मन में, आपके सरकार के मन में गरीबों के प्रति जरा सा भी दया होती तो आप मनरेगा में गरीबों को काम देते, आप उसके काम को अवधि बढ़ा देते, उसका वेजेज बढ़ा देते कि हम 600 नहीं 800 रुपया देंगे और किसी गरीब को अब अनाज देने की जरूरत नहीं है, हमारे गरीब खुद अपने पैर पर खड़े हो गए हैं।
तो इस तरह से उनका बोलना, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब उनकी मानसिकता अभी भी कॉरपोरेट की तरफ है। वो चाहते हैं कि गरीब आदमी गरीब ही रहे और धनी आदमी धनी बच जाए। इसीलिए वो एक आदमी को अपनी देश की सारी संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में हमारे देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, और वो भी बेच रहे हैं कम कीमत पर। तो हम इस नज़र से देखते हैं कि उनका ये कहना कि 5 साल तक अनाज देंगे, इसका मतलब ये है कि वो भारत भर से गरीबों को गरीब ही रहना देना चाहते हैं, ना कि गरीब पर अनाज देकर गरीबों पर एहसान नहीं कर रहे हैं। वो गरीबों को काम दें। उन्होंने कहा था 2014 में कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्यों नहीं दिया उन्होंने? महंगाई कम करेंगे, क्यों नहीं किया? 15 लाख रुपया देंगे, आपने 1 लाख रुपया भी नहीं दिया। आपने किसानों को कहा था कि तुम्हारी आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन आपने ऐसा कानून बनाया, 3 कानून, जिसके कारण हमारे 700 से ऊपर किसान मजदूर मर गए उस कानून को वापस लेने के लिए। तो आपको जो दिल में दया है किसानों के लिए, जनता के लिए, बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपकी सरकार दयाहीन है गरीबों के लिए खास करके, क्योंकि मुझे मालूम है कि कोविड के टाइम में आपने हवाई जहाज भेज करके अमीर लोगों को विदेशों से लाया, लेकिन अपने देश के गरीब मजदूर जिस पर पूरा देश आधारित है, आज कहीं बिल्डिंग बन रहा हो, मेट्रो बन रहा हो, कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, स्कूल बन रहा हो, अगर मजदूर नहीं रहें तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, आपको लाभ रुक जाएगा। लेकिन वही मजदूर जो प्रोडक्शन देते हैं, उनको जब कोविड हुआ तो आपने पैदल आने के लिए विवश किया, और पैदल आने में बहुत से लोग मर गए, रास्ते में दम तोड़ दिया, गरीब लोग गरीब रह गए। तो ये आपकी सरकार का जो सोच है, हम समझते हैं कि गरीबों के लिए नहीं है, और ऐसे सरकार को हमारे देश से जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादा जनता गरीब है, नौकरी की तलाश में है। ये भारत सरकार की भी नौकरी खाली पड़ी हुई है, 9.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी है। अभी जितेंद्र प्रसाद जी ने कुछ ही दिनों में, मंत्री जो हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि 9.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी है, लेकिन ये भरना नहीं चाहते। क्यों नहीं भरना चाहते, ये मुझे नहीं समझ में आता। संविदा के नाम पर आप नौकरी लेते हैं, आप सेना में संविदा के नाम पर भर्ती करते हैं। अभी एक सेना का मृत्यु हो गया बॉर्डर पर, उनको 45 लाख रुपया दे दिया गया। क्या 45 लाख रुपया से उनका परिवार चल जाएगा? अगर यही सैनिक परमानेंट होता तो उनके घर परिवार को परमानेंट नौकरी दिया जाता, और उनके परिवार को उनके लाइफ जन्म के अनुसार उनको लाइफ लॉन्ग पेंशन दिया जाता। लेकिन आपने सेना को भी आपने गलत तरीके से लिया है। जी बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो लगातार अडानी से उनके संपर्क, कहीं ना कहीं ये भी सामने आ रहे सवाल उठ रहे हैं, और महादेव ऐप को लेकर अडानी फंसता जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठेंगे? कि ऐसा है कि ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन दुबई को लेकर के लोगों में कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन बघेल साहब ने कहा कि भाई हम पर आप ऐप, महादेव ऐप जो है आपके हाथ में है। महादेव ऐप तो आप कभी भी बंद कर सकते हैं, और वो खुले विचार के हैं, वो खुले हैं। उनसे वो बता दें कि अगर अभी तक करना होता तो कब को कर देते। आप इलेक्शन के टाइम में, आप तो 9 साल से हैं, आप बघेल साहब भी 10 साल लंबे समय से 10 साल से हैं, तो आपने बघेल साहब पर इतना दिनों में क्यों किया? अभी कुछ महीनों में जब इलेक्शन आ गया तो आपने ईडी को भेज दिया। ये तो गलत बात है। इस तरह से तो प्रजातंत्र तो खतरे में आ गया, क्योंकि प्रजातंत्र, ईडी, सीबीआई, आईबी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये सारे चीज़ जो है हमारा प्रजातंत्र का आधार है। अगर सरकार इसको अपने हाथों में लेकर के पक्ष और विपक्ष के लिए यूज करती है, इसका मतलब कि प्रजातंत्र को इन्होंने खत्म कर दिया। संविधान, इसी कारण संविधान के अनुसार हमारा देश आज नहीं चल रहा है। जब जब चुनाव आता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम इंस्टीट्यूशन को यूज करते हैं, ईडी या सीबीआई को? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, इसको तो पूरा शुरू से यूज करते आ रहे हैं, क्योंकि आप ले लीजिए महाराष्ट्र में अभी जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके ऊपर ईडी ने पूरा चार्जशीट बना दिया था, सब कुछ बना दिया था। वो आ गए बीजेपी में, उनका सारा केस खत्म हो गया। क्यों? अगर आप मन के पारदर्शिता है, आप अपने को ऑनेस्ट बोलते हैं, आप कहते हैं कि हमारी सरकार ऑनेस्ट है, तो आखिर में ये बताइए आप कि ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जिस पर ईडी ने ऑलरेडी चार्जशीट करने के लिए तैयारी कर लिया था, तो इसका क्या रीज़न है? आप बताएं, खुद सोचें
हम तो एक छोटा सा आदमी हैं, हम तो अपने देश के प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। आप कोई किसी पार्टी के आदमी नहीं हैं, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री। आपको खुद सोचना चाहिए कि हम इस देश के साथ जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि यह बातें हमेशा इतिहास में याद किया जाएगा, मैं बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख लिया जाए तो अमित शाह लगातार बिहार आ रहे हैं, अमूमन हर महीने उनका बिहार आना हो जाता है। क्या लगता है 24 में शाह जब आ रहे हैं तो 24 में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, मैं तो बिल्कुल ऐसा बातें नहीं जानता। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि मेरे मन में और पूरी जनता के मन में शक है कि शाह साहब, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी या राजनाथ सिंह जी, जो भी प्रचार प्रसार कर रहे हो तो करते रहें, लेकिन सबके मन में शक है कि हमारा ईवीएम मशीन को मिसयूज सरकार की तरफ से होती है। और अगर सरकार इसको निष्पक्ष करा ले तब हम समझें कि हमारी सरकार जो है, भाजपा की सरकार है, वो बिल्कुल स्वच्छ है। स्वच्छता का प्रमाण, स्वस्थ भारत को अगर आप देना चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि आप ईवीएम को हटा करके और आप बैलेट पेपर से जीत के आइए। हम समझेंगे कि हमारा जनता आपको चाहती है। ये मैं आपसे कहता हूँ कि बिल्कुल खोल करके प्रधानमंत्री जी, सबके मन में शक है कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जाता है, इसलिए आपसे मेरा प्रार्थना है कि आप ईवीएम को बंद करें और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराएं, ताकि इस मन में जो लोगों को शक है वो खत्म हो जाए। चलिए, हमारे साथ लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि ईवीएम को किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस्तेमाल करती है। अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।